Hello students. So today I'm decoding the concept of centripetal force and centrifugal force. और ये जो वीडियो है इट्स जस्ट फॉर नजिंग यू बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट कि अब आप जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल फाइनल मोड में होंगे प्रिपरेशन के और टॉप गियर पे होंगे और द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि नीट एस्पिरेंट्स भी इस टाइम पे काफी कुछ सिलेबस और होने के बाद एक बिल्कुल अपने फाइनल गियर में चल रहे होंगे. So I thought to clear this concept. So look at this. आप देखेंगे तो पहली चीज सेंटीपेटल फोर्स. तो स्टूडेंट सेंटीपेटल फोर्स है क्या कि कई बार बच्चे डिफाइन कैसे करते हैं या अंडरस्टैंड कैसे करते हैं कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसके ऊपर सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपेटल फोर्स. ठीक ना, ये गलत है. बल्कि ये है कि नेचर में जो भी फोर्सेस हैं लाइक टेंशन, एमजी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो भी ये फोर्सेस आपने पढ़े हुए हैं जनरली आप न्यूटन्स लॉ में किसी भी बॉडी की एबीडी में आप फोर्सेस कौन से बनाते हैं? आप यही फोर्सेस लगाते हैं. कौन कौन से? सेंटी आप लगाते हो एमजी, रिएक्शन एन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन टी, या जब आपको बाद में पता लगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, राइट. और या फिर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप एक स्यूडो फोर्स लगाते. तो जो फोर्सेस हैं नेचर में वही फोर्सेस आप बॉडी के एबीडी में मार करोगे. अब कोई ना कोई फोर्स अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो इनमें से कोई ना कोई फोर्स का रिजल्टेंट या एक कंपोनेंट सेंटर की ओर होगा सर्कुलर सर्कुलर पाथ के. और जो कंपोनेंट सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होगा एबीडी में यू विल कीप दैट इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. यानी कि दैट फोर्स जो कि आपने सेंटर की ओर मार्क किया था दैट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंटीपिटल फोर्स. सो नॉट कि सर्कुलर पाथ में चलने से सेंटीपिटल फोर्स लगता है, बल्कि सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए किसी बॉडी को मोशन सर्कुलर पाथ में चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, सेंटर की ओर लगना चाहिए. और फिर आप वो फोर्स लग रहा होगा तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलेगी और उसे आप बोलेंगे दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाई आर. ये हुआ सेंटीपिटल फोर्स के लिए, राइट. जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपने बोला एक ये जो है एक ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है और ये डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है. ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है. ऑलराइट बच्चों, अब इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और डिस्क का सरफेस रफ है. डिस्क और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है. इट इज व्हाट म्यू, इट इज व्हाट म्यू. तो आपसे ये बोला गया कि अब यहां पे कैसे सेंटीपिटल फोर्स का इक्वेशन बनाना. हाउ विल यू विजुअलाइज द सेंटीपिटल फोर्स, कैसे आप विजुअलाइज करोगे और कैसे आप उसका इक्वेशन बनाओगे. तो देखो आपको ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है ना, डिस्क के साथ साथ ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है. तो इमीडिएटली आपने सोचा कि कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर होगा, कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर होगा. तो आपको लगा कि अगर ये स्मूथ होता, अगर ये स्मूथ होता तो जब ये डिस्क रोटेट करती और ब्लॉक इसके ऊपर रखा जाता तो प्रॉबेबली ब्लॉक स्लिप कर जाता, ब्लॉक स्लिप कर जाता बाहर की ओर. तो अगर ब्लॉक स्लिप करता बाहर की ओर तो दैट मीन्स कि उसके बाहर की ओर स्लिप करने के रोकने के लिए एक फोर्स अंदर की ओर होगा सेंटर की ओर एंड दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वो स्लिपिंग को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की ओर. तो आपने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंटीपिटल फोर्स. सेंटीपिटल फोर्स कौन सा सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है. सो दैट विल इक्वल व्हाट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू, अगर इस पॉइंट की
v स्पीड पता होती है डिस्क की, इस पॉइंट की स्पीड क्या है, तो आप करते एम वी स्क्वायर बाई एक्स, और आपको ओमेगा पता तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू और एक्स। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैंने यहाँ वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि मे बी कि ओमेगा की वैल्यू कम हो तो आपको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना नीडेड हो, लेकिन अगर आपको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड होगा, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम है जिसके लिए वो स्लिप नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे म्यू एम जी लिख देते। आप क्या करते हैं यहाँ पे, यू हैव रिटन व्हाट, म्यू एम जी, है ना, तो म्यू एम जी इक्वल्स टू दिस थिंग। तो या वो लोग बोलते हैं कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए स्लिप नहीं करेगा, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लोगे म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। या लोग वो बोलते हैं डिस्क ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से, तो सेंटर से डिस्क के कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस दूर ब्लॉक रख सकते हैं सो दैट ये स्लिप ना करे। दैट मींस कि अभी भी स्लिप ना करे, तो दैट मींस कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू एम जी, एंड दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ओमेगा इज नोन, अब आप इससे एक्स की जो वैल्यू निकालोगे दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? तो दैट मींस कि सेंटीपिटल फोर्स में मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि सेंटीपिटल फोर्स में आप क्या ये देखते हो कि सेंटर की ओर कौन सा फोर्स है, जो फोर्सेस आपको ऑलरेडी नोन टू है उनमें से कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है। जैसे आपने बोला एक वर्टिकल सर्कल, एक एम मास का ब्लॉक अटैच्ड है, अब इसे ऐसे रोटेट कराना है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में से रोटेट कराना। तो आप देखो यहां पे जब आप रोटेट कराओगे तो टेंशन टी सेंटर की ओर होगा, एम जी नीचे की ओर होगा। इज दैट क्लियर? तो सेंटर की ओर नेट फोर्स क्या हुआ, टी माइनस एम जी, एंड दैट विल इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर इसकी लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, ठीक है ना, या फिर ओमेगा दे रखा हो तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो दैट मीन्स ऑल, जो फोर्सेस आपको ऑलरेडी नोन है उनमें से आप कोई फोर्सेस मार्क करोगे बीडी में, और जो सेंटर की ओर नेट आएगा बस उसे आपको एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर की इक्वल रखना है। और दिमाग में कैसे रखना है कि जो नेट फोर्स सेंटर की ओर होगा दैट विल that will provide the necessary centripetal force, that will provide the necessary centripetal force। Already students, now see एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अब आप देखो कि ये एग्जांपल सो दैट की क्वेश्चंस में थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी आए। अब एक कोई ये पैराबोलिक सरफेस है, एक पैराबोलिक सरफेस है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, और इसकी यह सरफेस रफ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक, उस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, ये दोनों चीजें गिवन है, मतलब के इज ए नोन पैरामीटर, राइट, के जो है बच्चों वो एक नोन पैरामीटर है। अब आपसे क्या बोला गया कि हम इसे जब ये ओमेगा स्पीड से इस पैराबोलिक सरफेस को हम रोटेट कराते हैं अबाउट दिस एक्सेस, ओमेगा स्पीड से रोटेट कराते हैं अबाउट दिस एक्सेस, ठीक है ना, तो हम इसमें कितनी मैक्सिमम हाइट ऊपर एक ब्लॉक रख सकते हैं, हम मैक्सिमम कितनी हाइट ऊपर एक ब्लॉक रख सकते हैं, एम मैक्सिमम हाइट एच, सो दैट कि ये ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं करेगा, अपनी जगह रहेगा, ब्लॉक को फिक्स नहीं किया गया सरफेस के ऊपर, ब्लॉक को जस्ट रखा गया है पैराबोलिक लूप के ऊपर, और लूप रोटेट कर रहा है, तो बोला गया कि लूप का मतलब एक सरफेस है, ठीक है ना, सो दैट ये ब्लॉक वहीं पे रह जाए और ये स्लिप ना करे, ना ही बाहर की ओर स्लिप करे ना ही अंदर की ओर स्लिप करे। अब हमने फिर से बीडी बनाया, एनजी नीचे, राइट, रिएक्शन एन सरफेस के परपेंडिकुलर, जो बच्चों रिएक्शन एन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, ठीक है, अब देखो सुनाओ सी, आप देखो, हाँ दिस क्लियर ना, नाउ सी, अब है क्या कि आपसे रिएक्शन एन आपने सरफेस के परपेंडिकुलर मार्क किया, ठीक है, दिस क्लियर, और आपसे बोला गया
मैक्सिमम हाइट एच क्या होगी जिसके लिए रोटेट करेगा, ये उसी के साथ साथ रोटेट करेगा, ना तो नीचे शिफ्ट करेगा ना ही ऊपर शिफ्ट करेगा। mg और n फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली मैं मानूंगी नीचे स्लिप करने के चांसेस हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम ले रहे हैं इसके ऑपोजिट ऊपर की, इस ओमी में। अगर आप ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती और शिफ्ट करने के चांसेस होते बाहर की ओर, तो मैं म्यू एन इसके ऑपोजिट है, म्यू एन सरफेस के पैरेलल और एन के परपेंडिकुलर आपने इस तरीके से लिया। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? नाउ सी, अब हम लोग बस हमें सेंटर की ओर का ये, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट सरफेस का इस एक्सिस के अबाउट इस सर्कल में रिवॉल्व करेगा, इस सर्कल में रिवॉल्व करेगा, तो हमें इसका सेंटर इस यहां हुआ, इसके सेंटर की ओर फोर्स की कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं। चलिए मैंने यहां टेंजेंट डाला और टेंजेंट का ये एंगल से थीटा है, दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। टेंजेंट का जो एंगल है दिस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो सेंटर की ओर एक एन का कंपोनेंट कितना आ गया एन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा 90 and 90 minus theta, so that will be n cos of 90 minus theta, that is n sin theta। एक ये फोर्स आ गया सेंटर की ओर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके किस ओर आएगा, क्योंकि इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी हमने बोला नीचे की ओर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट इस ओर आएगा, दैट विल इक्वल व्हाट? इट विल बी म्यू एन इनटू cos थीटा प्लस म्यू एन इनटू cos थीटा। दिस क्लियर? म्यू एन इनटू cos थीटा। अब देख लो कि कोई और फोर्स सेंटर की ओर तो नहीं है, एक फोर्स एन था जिसका कंपोनेंट आ सकता है, एक म्यू एन है जो उसके ऑपोजिट हो सकता है। इज दैट क्लियर? और एन का एक कंपोनेंट ऊपर होगा, म्यू एन का भी एक कंपोनेंट ऊपर होगा, है ना, म्यू एन का भी एक कंपोनेंट क्या होगा? ऊपर होगा। तो एन का कंपोनेंट ऊपर है, दैट इज एन कॉस थीटा, और म्यू एन का जो कंपोनेंट ऊपर की ओर है, दैट इज म्यू एन साइन थीटा। सो म्यू एन साइन थीटा, सो दैट विल इक्वल व्हाट? एन। ये बच्चों को इसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? एन। ये mg के इक्वल है, दिस क्लियर? ये आएगा बच्चों mg के इक्वल। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे n और थीटा दो इक्वेशंस में, ठीक है ना, और n की वैल्यू जो मीन टू n फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। नाउ सी, फ्रॉम द फिगर वी हैव tan थीटा is equal to dy by dx, that is what? 2kx। tan थीटा किसकी इक्वल आया? dy by dx, that equals what? 2kx। ये tan थीटा की वैल्यू है ना। अब आप देखो इन दोनों इक्वेशंस में अननोन क्या क्या है, एक n अननोन है और एक थीटा अननोन है। जैसे आप देखो इस इक्वेशन में भी n है और इस इक्वेशन में भी क्या है? n है, दोनों में n है ना। आप दोनों में n और n कॉमन लेकर के डिवाइड करते तो क्या होगा? एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में। तो दैट मींस कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में इक्वेशन आएगा, उससे आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो और टेन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया कि जहां पे ये जस्ट स्लिप करने वाला होगा बट स्लिप नहीं कर पा रहा। आपको क्या पता लगा उससे? एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया। अब y को के एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशन में आप x की वैल्यू डालोगे, उससे y आ जाएगा, जो y आएगा वही तो इस पॉइंट की हाइट होगी, वो क्या होगी? इस पॉइंट की हाइट होगी। इज दैट क्लियर? सो अगेन आई वांट टू एम्फेसाइज एंड आई वांट टू ब्रिंग योर फोकस अपॉन व्हाट, कि सेंटीपिटल फोर्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें करना क्या होगा, आपको एबीडी बनाना, सारे फोर्सेस मार्क करना, सेंटर की ओर वाले फोर्सेस को, नेट फोर्स सेंटर की ओर को एम बी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल करना। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ ये इस इक्वेशन में है, दिस इक्वल्स व्हाट? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ इस इक्वेशन में क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। फिर आप इन से कट करोगे तो एन और एक्स के फॉर्म में आएगा। सो टेन थीटा अगेन एक्स के फॉर्म में भी आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेन थीटा यहाँ पे डालोगे एक्स के फॉर्म में, यू गेट एक्स, और फिर इस इक्वेशन से वाई निकाल, है ना। हाँ यहाँ पे ऐसे केस में क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने की एच की वैल्यू जिसके लिए
ओमेगा जो ये मैक्सिमम ओमेगा है जिससे कि ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की ओर ले लोगे। और एच की वैल्यू जिसकी ओमेगा की ये वैल्यू जो दे रखी उन्होंने, इट इज अ मिनिमम वैल्यू जिसके लिए नीचे नहीं स्लिप कर रहा है, तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर ले लोगे जैसे मैंने किया हुआ है। तो नेट फोर्स सेंटर की ओर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर या एम बी स्क्वायर बाई आर, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्सेस को आपने क्या करा, बैलेंस करा दिया, क्योंकि उस डायरेक्शन में यहां पे भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसी में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये क्वेश्चन और इजी होता। क्वेश्चन नहीं होता तो क्या एन का कंपोनेंट सेंटर की ओर होता, और उस कंपोनेंट को आप किसके इक्वल करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स के इक्वल करते हैं, है ना। और ठीक है, एन का एक कंपोनेंट ऊपर होता जो कि आपका एम जी के इक्वल आ जाता, ठीक है ना। और उस इक्वेशन से क्या होता, टेन थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म्स में आ जाती, फिर आप टेन थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म्स में डालते, उससे एक्स सॉल्व कर लेते, और जो एक्स सॉल्व करने से आता वो वैल्यू यहाँ पे वाई में डाल देते, आ जाता बस आपको सॉल्व। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है। अब आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगल वाले फोर्स में कि कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए बच्चों सबसे पहली चीज आपकी ये क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं होता है, इट्स ए स्यूडो फोर्स। और आपने स्यूडो फोर्स कहां कहां पे सीखा है फिजिक्स में, जब भी आप किसी बॉडी का एबीडी बनाते हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम आप लेते किसे हैं, मैं यहाँ पे इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या लेते हैं, अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी, अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, रेस्ट पे है, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो वो सारे प्लेसेस, वो सारे फ्रेम्स कैसे होंगे, दे विल बी इनर्शियल फ्रेम। वो इनर्शियल फ्रेम, उन फ्रेम से जब आप एबीडी बनाओ तो स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। वैसे फ्रेम से एबीडी बनाना और वैसे फ्रेम से इक्वेशन लिखना, तो स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में एक बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट अर्थ के फ्रेम में एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, अर्थ के फ्रेम से एक्सलेट करें, और आप एबीडी बॉडी का जिस जो आपकी बॉडी अंडर कंसिडरेशन है, जो बॉडी अंडर कंसिडरेशन है, आप उसका एबीडी उसी के फ्रेम से बनाते हो उस एक्सलेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड यू नो स्यूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो जिस बॉडी का एबीडी बनाया उसका मास m इंटू जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में एबीडी बनाया, नॉन जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सेशन ए, बॉडी इसका एबीडी बनाया इंटू एक्सेशन ऑफ द फ्रेम एम इंटू ए, और ये स्यूडो फोर्स लगेगा किस ओर, ये लगेगा फ्रेम के एक्सेशन के ऑपोजिट। अब जब आप उस वहां से इक्वेशन बनाओगे तो आपको स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। एवरीथिंग एल्स इज सेम। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मान लो कि आप जब यही था क्वेश्चन जिसमें कि ओमेगा से ये रोटेट कर रही है, ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है, और सरफेस इसका रफ है, एम मास आपने एक्स से एक्स डिस्टेंस दूर रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब आपसे लगे कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर व्हिच ब्लॉक डज नॉट स्लिप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर व्हिच ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो आप ढूंढने लगे रीजन कि ब्लॉक स्लिप क्यों करेगा। तो आप देखो ये ब्लॉक किस चीज के ऊपर रखा हुआ है, डिस्क के ऊपर, लेकिन इससे नहीं कि किस चीज के ऊपर रखा हुआ है, स्यूडो फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप एबीडी कहां से बना रहे हो। इसके पहले आपने एबीडी बनाया था ग्राउंड फ्रेम से, क्योंकि आपको तब दिखाई क्या दिया था, आपको दिखाई दिया था कि ये ब्लॉक डिस्क के साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो आप तुरंत रीजन सर्च करने लग गए कि अगर रोटेट कर रहा है तो इसके सेंटर की ओर एक फोर्स होना चाहिए, और आपने फाइंड आउट किया कि वो फोर्स कौन सा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, और उसे एमवी स्क्वायर बाई आर की इक्वल कर दिया, वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। अब आप डिस्क के फ्रेम से बना रहे हैं, मतलब अब जब आप इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, डिस्क के फ्रेम से। अब क्योंकि डिस्क का हर एक पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, और जो भी चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है उसका सेंटर की ओर एक एक्सप्रेशन है, वही वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है उस बॉडी का सेंटर की ओर एक एक्सप्रेशन है, वी कॉल दैट सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो दैट मींस कि डिस्क का तो हर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो डिस्क का पूरा फ्रेम एक एक्सेलरेशन में है, डिस्क के फ्रेम के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है, तो डिस्क का पूरा फ्रेम कैसा हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आपने इस डिस्क के ऊपर से सोचा
You are standing on the disk. You are imagining yourself that you are at the disk. बिल्कुल उसी ब्लॉक के बगल में आप खड़े हैं. तो आपको क्या लगा? ओके, इट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम. ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा और वो स्यूडो फोर्स का अमाउंट होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. आप लोग बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता बच्चों में, या कई बार कोई टीचर ठीक से नहीं कराने वाला तो सोचते क्या सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट सेम है. तो वो लोग रॉन्गली कैसे बोलते हैं इसे? सेंटीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. राइट? तो अब केवल आपने वहां से सर्च किया कि you are making the FBD with respect to non-inertial frame. Every point on the disk is what? It's a non-inertial frame because इसका सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन है ना? तो आपको लगा ओके एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है, स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा, कितना मास m इंटू a, और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन मैंने बताया अभी, या तो v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर इंटू r. तो x डिस्टेंस दूर है, रेडियस r की वैल्यू x हो गई, m ओमेगा स्क्वायर इंटू x. तो स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगा, ये स्यूडो फोर्स है. These are pseudo force, right? तो pseudo force, अब सोचा ये लेकिन बाहर जा क्यों नहीं रहा है, डिस्क के रिलेटिव बाहर क्यों नहीं जा रहा? यू इमीडिएटली थॉट ओके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर क्यों लग रहा है, वो इसे अपोज कर रहा है. तो आपने क्या लिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की ओर. और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की ओर आपने लिया वो इक्वल टू किसके आ गया? इस फोर्स के एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के. वो आ गया इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के इक्वल आ एक्स का. जस्ट ठीक है, ये अभी मैं लिखता हूं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो मेरा मतलब क्या है स्टूडेंट्स की, आप अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से लेते हो तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली उस, मतलब खासतौर से सर्कुलर मोशन है, इमीडिएटली आपको करना क्या है? उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस ओर? सेंटर से अवे. जब आप उसी रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में एबीडी बनाते हो तो सेंटर से अवे, राइट? एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर बाई आर. फिर ये देखना कि कौन सा फोर्स है जो फोर्स इसे अपोज कर रहा है, तो बॉडी बाहर की ओर नहीं जा रही. इज दैट क्लियर? और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या करना है? एबीडी बनाया और ये देखा कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है. आपने इनर्शियल फ्रेम से बनाया, जैसे कि अर्थ से बनाया, सर्कुलर पाथ पे चल रही, तो हमें सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा. वो फोर्स निकाला नेट फोर्स और उसे एम बी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की इक्वल कर दिया, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. तो इक्वेशन एक तरीके से वही बना. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप लिख सकते हो म्यूएमजी, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन कैसा है, ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है तो आप म्यूएमजी की इक्वल करोगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे रोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे रोगे, अपने दिमाग में कैसे रखोगे, इक्वेशंस कैसे बनाओगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मेरी, मैं आपको रोज कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट डिकोड करूंगा और भेजूंगा, और आपको यू नीड टू प्रिपेयर एट योर पीक, जो मैक्सिमम हो सकता है. गिव योर फुल एफर्ट, गिव योर फुल पावर. आप बिल्कुल अपने आप को झोंक दो कि आपके जेईई मेन की जनवरी अटेम्प्ट में ही बहुत हाई परसेंटाइल आए. और साथ में जो नीट के कैंडिडेट्स हैं तो उनका पेपर अभी दूर है, बट आप अभी से, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो मैं बोलूँ ये कोई एडवांस लेवल पे कभी होता है, एडवांस लेवल पे तो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक, ऑलरेडी स्टूडेंट्स.